प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। पाठ 2 दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। आप सुन रहे थे लेखक को जब तक अपने गांव घर की याद आती तो वह विशेषकर वह उनकी दादी माँ से उनका गहरा लगाव था, इसलिए उनको दादी माँ पाठ लिखना पड़ा। तो आप सुन पा रहे थे लेखक क्वार के वे दिन याद करते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता है और दूर से बहकर आए घास के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती है। तो इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता है। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया। दादी दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती हैं, जिससे लेखक को दादी माँ से लगाव है और दादी माँ को लेखक से अपने बेटे से लगाव है। अब क्या होता है, हाथ पैर छूकर ज्वार का अनुमान करती हैं दादी माँ, पंखा हिलाती हैं, हवा करती हैं, लेप करती हैं, बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती हैं। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद हैं। दादी माँ को गांव में कहीं कोई बीमार होता तो उनके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवा शुरू कर देती। लेखक अब उससे थोड़ी सी आगे की बात है। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हो जाती है तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता है। यूँ तो वे कई काम नहीं करती थीं, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसे के लिए रामी की चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते हुए देखा। आप पाठ पढ़ रहे थे यहाँ पर कि एक पड़ोसन उनसे उनकी दादी माँ से पैसे मांग ले जाती हैं ब्याज पर और टाइम आने पर उनको पैसा वापस नहीं करती हैं। तो वही दादी माँ कह रही हैं, तुमकी रामी की चाची खड़ी हैं, सोना ना होगा धन्नो रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी थी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। और जो पैसे लेकर के गई थी दादी माँ से, वो कह रही है मैं आपको पैसे ये फसल में दे दूंगी। और उधर लेखक के बड़े भाई की रिश्ता तय हो गया है। तो दादी माँ कह रही हैं, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, अब उससे आगे दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न दया करोगे तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। और उधर रामी की चाची की बिटिया की शादी है। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। इस बात को लेखक कह रहा है। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन
रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्होंने विह्वल होकर कहा, तो विह्वल शब्द का अर्थ होता है बेचैन। उरिन हो गए बेटा। तो उरिन शब्द का अर्थ होता है ऋण से मुक्ति मिल जाना। भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? एक तो पैसा दे दिया, ऊपर से डांटे भी नहीं, तो फिर लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक किशन के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कहानी का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। पुत्रोत्पत्ति का अर्थ होता है जब तक पुत्र पैदा ना होना। पुत्र पैदा होता है जब तक का पुत्रोत्पत्ति कहते हैं। तो ये सारे दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक मेरा ममेरा भाई राघव दालान कहते हैं दल्लान के लिए या बैठक मैं सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और दादी माँ बिगड़ी और लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। लेखक को बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी माँ, यह कौन बच्चा सोया है? देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? अब उस रात जो होता है, लेखक शादी में नहीं गया। लेखक के बड़े भाई की शादी है और लेखक बीमार पड़ा हुआ है घर में। जो उस रात होता है, उस दृश्य को लेखक देख रहा है। दूध तो पिला दूं, हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी और लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी?
मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता, एक वरदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थीं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता में स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गए। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाऊ बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका हाथ सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी ही हूँ, मतलब मैं अभी जिंदी हूँ, मरी नहीं हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। कल आपको इसका सार और कल आपका पाठ समाप्त हो जाएगा।